Hey dears, welcome back to your own channel. I hope you are all doing well. Before starting today's video lecture, I want to encourage you all to subscribe to our channel and press the bell icon. So by doing so, you will be notified for our latest video lecture. Without further delay, let's jump right into today's video lecture on exterior frame, moment distribution longitudinally and in transverse direction. This will be the part 5 of the design of solid slab with beam question. So in last lecture we had discussed about the moment distribution for interior frame. Now in this lecture we will be discussing about the moment distribution in longitudinal and transverse direction of exterior frame. Remember this. So by using the graphs or table or figure, I want to understand the concept of interior frame and exterior frame. So let's continue in Urdu language. So we shall understand the basic concept of the direct design method and exterior frame moment distribution in today's video lecture. So stay tuned. तो आज करना ये है कि एक्सटीरियर फ्रेम का मोमेंट लॉन्गिट्यूडनली और इन शॉर्टर डायरेक्शन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस सबसे पहले समझेंगे कि एक्सटीरियर फ्रेम क्या है और इंटीरियर फ्रेम। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि एक्सटीरियर फ्रेम और इंटीरियर फ्रेम में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे जो भी एनालिसिस करता हूँ तो वो सेम टू सेम अपने नॉर्थ साउथ पे भी इसी तरह करना है। तो ईस्ट वेस्ट का ये मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और जबकि नॉर्थ साउथ उसको शॉर्टर डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी और नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन ये होगी। तो मैंने एनालिसिस इस वाली डायरेक्शन पे करनी है, तो इसके लिए मैंने इसी डायरेक्शन को लेना है। तो यहाँ पे इंटीरियर फ्रेम क्या है और एक्सटीरियर फ्रेम क्या है। तो नॉर्थ साउथ अगर मैंने लेना है तब एक्सटीरियर और इंटीरियर फ्रेम फिर अलग होगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि एजिस पे जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के एजिस है उसके एडजेसेंट जो भी फ्रेम है उसको एक्सटीरियर फ्रेम कहा जाता है, जबकि बाकी जो बचता है फ्रेम उसको इंटीरियर फ्रेम कहा जाता है। जो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो भी फ्रेम आते हैं उसको इंटीरियर फ्रेम कहा जाता है। हम लोगों ने जो एनालिसिस किया मोमेंट लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने कैलकुलेट की, डिस्ट्रीब्यूट की इन कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और बीम पे, तो वो हम लोगों ने इस रीजन पे किए थे, यानी इंटीरियर फ्रेम पे किया था। तो आज के लेक्चर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का एक्सटीरियर फ्रेम पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझना है कि इस फिगर की मदद से, तो मैंने प्लान व्यू से बताया कि एक्सटीरियर फ्रेम कौन सा होगा और इंटीरियर फ्रेम कौन सा होगा। तो डायग्राम या प्लान व्यू से हमें किस तरह नज़र आएगा, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये बचता है। तो ये जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे शो किया या फिगर की मदद से रिप्रेजेंट किया है, और ये हिस्सा ये एक्सटीरियर फ्रेम ये हमें शो इस तरह होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटीरियर फ्रेम पे भी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप आएगा, जबकि इंटीरियर फ्रेम में भी कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप आएगा। लेकिन ये जो मिडल स्ट्रिप है वो दोनों तरफ होगा, हाफ आप लोगों ने लेना है। अगर फ़र्ज़ करें मिडल स्ट्रिप 5 फीट थी तो 2.5 फीट एक तरफ आएगा और 2.5 फीट दूसरी तरफ आएगा। इसी तरह कॉलम स्ट्रिप 5 थी तो दोनों तरफ आएगा। तो ये आपने फिगर और प्लान व्यू से समझा कि एक्सटीरियर फ्रेम क्या है और इंटीरियर फ्रेम क्या है। तो आज हम लोगों ने क्या करना है कि इस फ्रेम की जो मोमेंट्स है, कॉलम स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आएगा, मिडल स्ट्रिप पे कितना, यानी यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप पे मोमेंट कितना आएगा और मिडल स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आएगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है फॉर एक्सटीरियर पैनल। हम लोग एक एक्सटीरियर पैनल नंबर 1 डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी ये हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ ये मोमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी एनालिसिस भी उसी तरह सेम है कि जिस तरह हम लोगों ने लॉन्गर डायमेंशन यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का किया था फॉर इंटीरियर फ्रेम। अभी एक्सटीरियर फ्रेम भी हम लोगों ने मोमेंट कैलकुलेट करनी है, लॉन्गिट्यूडनल और शॉर्टर। मैं सिर्फ ईस्ट वेस्ट वाला कैलकुलेट करूँगा, तो वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट होगी फॉर एक्सटीरियर फ्रेम। लास्ट जितने लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने इंटीरियर फ्रेम कैलकुलेशन की, तो इसमें हम लोगों ने एक्सटीरियर फ्रेम का भी
मोमेंट कैलकुलेट करना है, फिर इसी को सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस तरह लास्ट लेक्चर में किया था। तो इसके लिए भी वही फार्मूला होगा कि फैक्टर्ड लोड इनटू L2 ln डिवाइडेड बाय 8, सेम फार्मूला उसी तरह होगा। तो इस फार्मूले में हमारे पास ये तो हम लोग जानते हैं लास्ट लेक्चर में, तो कंटिन्यूशन ऑफ वही लेक्चर है। तो W की वैल्यू 0.292 है, जबकि L2 की वैल्यू और Ln की वैल्यू यहाँ पे ये होगी। फॉर एक्सटीरियर फ्रेम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में L2 की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने हाफ ऑफ द स्लेब लेंथ प्लस हाफ विड्थ ऑफ द कॉलम हम लोगों ने लेना है। यानी L2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लॉन्गर डायमेंशन पे कर रहे हैं तो 24 डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ हम लोगों ने लेना है। हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका आधा इंटीरियर फ्रेम में कवर हो जाता है। तो हाफ ऑफ द लेंथ प्लस हाफ विड्थ ऑफ द कॉलम, हाफ विड्थ तो 24 वाले में इंक्लूड हो गया, और हाफ हम लोगों ने वैसे भी ऐड करना है कि पूरा हम लोगों ने एक एज से लेकर मिड तक हम लोगों ने डिस्टेंस लेनी है। L2 की वैल्यू हमारे पास ये तो हाफ फीट ऑफ द कॉलम कितना आएगा, 20 इंचेस का कॉलम है तो 20 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास L2 की वैल्यू मिल जाएगी 10.83। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपने समझना है कि हाफ इंटीरियर फ्रेम में कवर हो जाता है और हाफ एक्सटीरियर फ्रेम में कवर हो जाता है। जबकि Ln की वैल्यू तो इसी तरह के फेस, एक फेस से दूसरे फेस अब द बीम हम लोगों ने लेना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट की वो इस तरह आई थी कि 24 माइनस एक साइड से बीम माइनस करना है और दूसरी साइड से भी बीम माइनस करना है, तो दोनों बीम का जो डायमेंशन वो 14 आफ्टर एडिशन आ जाता है। तो 14 इसको इंचेस तक फीट में कन्वर्ट करने के लिए तो ये आ गया 24 माइनस 14 डिवाइड बाई 2। तो Ln की वैल्यू हमारे पास 22.83 फीट आ गई। अभी इन दोनों वैल्यू और साथ में फैक्टर लोड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास मोमेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मिल जाएगा। तो W की जगह हम लोगों ने 0.292 और L2 की जगह 10.83 और Ln की जगह 22.83 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये पुट किया, तो हमारे पास m0 की जो वैल्यू है वो 206 की फीट आई। तो ये मोमेंट हम लोगों ने फिर फर्दर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है। तो इसके लिए वही सेम टेबल यूज़ होगा जिस तरह लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो इस 206 मोमेंट को हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सटीरियर नेगेटिव और इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लास्ट लेक्चर में जो कोएफिशिएंट यूज़ किए थे सेम उसी तरह कोएफिशिएंट यूज़ करना है। ये सॉलिड स्लैब विद बीम है तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कोएफिशिएंट लेने हैं। इंटीरियर नेगेटिव के लिए जो कोएफिशिएंट होगा वो 0.7 टाइम्स ऑफ दिस मोमेंट होगा और पॉजिटिव मोमेंट के लिए 0.57 टाइम ऑफ दिस मोमेंट, जबकि एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट के लिए हमारे पास 0.16 टाइम ऑफ दिस मोमेंट। तो यह हमारे पास एक्सटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट्स की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूँगा जिस तरह ये तो आप लोग पहले जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही स्टेप किए थे। सो बाय यूजिंग दिस कोएफिशिएंट हमारे पास एक इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू -144.2, ये हम लोगों ने 0.70 को मल्टीप्लाई किया 206 ये मोमेंट इस मोमेंट के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर इसी के साथ एक्सटीरियर पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने 0.57 को इस से मल्टीप्लाई किया 206 से, तो हमारे पास 117.4 की फीट आई। इसी तरह एक्सटीरियर नेगेटिव यानी 0.16 टाइम ऑफ 206, तो ये हमारे पास -32.96 की फीट आई। अभी नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी हम लोग इस इंडिविजुअल मोमेंट्स को हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप और बीम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो एक्सटीरियर में फिर बीटा इन्वॉल्व होती है, बीटा की कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में मैंने की है, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इसका परसेंटेज बताऊँगा। तो अभी हम लोगों ने इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं इस मोमेंट को ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और इसके लिए जो फ्री कैलकुलेशन टेबल में जो चीज़ें चाहिए होती है वो L2 डिवाइडेड बाई L1 का रेशो,
जो कि 20 डिवाइडेड बाई 24 वो हमारे पास 0.83 है। अल्फ़ा एल की वैल्यू 5.6 है, तो वो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फ़ा एल L2 डिवाइडेड बाई L1 की जो वैल्यू है वो 4.67 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अभी मैंने टेबल पे जाना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये मोमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो हम लोगों ने ये टेबल यूज़ करनी है। तो इसके लिए सिर्फ हमारे पास 2 रो होगी और वो डिफरेंट कॉलम 3 कॉलम होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे L2 और L1 की वैल्यू हमारे पास 0.83 है, मतलब यहाँ पे 0.5 और 1.0 के दरमियान में है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखना है कि ये 0 के बराबर आई या ग्रेटर देन 1 आई। तो ये हमारे पास अल्फ़ा L2 डिवाइड बाई L1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई। तो अब मैंने ये रो यूज़ करनी है। तो इस रो में फिर हमारे पास जब x यानी L2 और L1 की जो रेशो है वो अगर यहाँ पे 0.83 है, तब y की वैल्यू क्या होगी, यानी ये परसेंटेज 90%, 75 ये कितना होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने फर्दर इंटरपोलेशन करनी जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने किया है। तो इसका ये हमारे पास x1 होगा, ये x2 होगी, और यहाँ पे हमारे पास x2, x1 और x की वैल्यू 0.83, ये 0.9 y1 के बराबर होगा और ये y2 के बराबर होगा। y की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट इंटरपोलेशन हम लोगों ने यूज़ करना है। इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू मिल जाती है आफ्टर इंटरपोलेशन वो 80% हमारे पास मिल जाती है। तो इसका ये मतलब है कि 80% ऑफ दिस मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कॉलम स्ट्रिप। ये याद रखना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब यही चीज़ें किए थे कि y हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसका ये मतलब है कि इतना परसेंट ऑफ द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम स्ट्रिप। तो 80% कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूँगा कि कॉलम स्ट्रिप पे जो मोमेंट आएगा वो 0.8 टाइम्स ऑफ 144.2 की फीट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 115.4 नेगेटिव वैल्यू होगी की फीट। ये कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग 20% वो मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यानी 0.2 टाइम्स ऑफ 144.2, तो ये हमारे पास -28.84 की फीट आ जाती है। फिर ACI हमें ये भी बताती है कि 85% ऑफ दिस मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बीम, विल बी ट्रांसफर ऑन बीम। तो यहाँ पे 85% ऑफ दिस मोमेंट मैं लूँगा, तो बीम पे कितना मोमेंट आएगा, बीम पे मोमेंट 0.85 टाइम्स ऑफ कॉलम स्ट्रिप वाला जो मोमेंट है 115.4, ये बीम पे ट्रांसफ़र होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 91.1 की फीट। ये सारी वैल्यू नेगेटिव में है। और कॉलम स्ट्रिप जो 15% है वो फिर असल में कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 0.15 टाइम्स ऑफ 115.4 की फीट ये कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी वैल्यू -17.31 की फीट हमारे पास आ जाती है की फीट। ये कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एक मोमेंट हम लोगों ने ट्रांसफर यानी कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और बीम पे ट्रांसफ़र किया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन उसका करेंगे। तो इसके लिए मैंने सेम उसी तरह टेबल यूज़ करनी है। तो इस मोमेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ट्रांसफ़र डायरेक्शन, टेबल में दिखाऊँगा। तो एक्सटीरियर पॉजिटिव के लिए मैंने ये टेबल या रो यूज़ करनी है। तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू तो 0.83 है और ये टेबल ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी ये मैंने यूज़ करनी है। तब यहाँ पे y1 की वैल्यू 0.9 है और y2 की वैल्यू 0.75, x1 की वैल्यू 0.5, x2 की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हमारे पास 0.83। आफ्टर इंटरपोलेशन हमारे पास जो y की वैल्यू वो 80% आ जाती है, मतलब कि 80% ऑफ द पॉजिटिव एक्सटीरियर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन कॉलम स्ट्रिप। सो कॉलम स्ट्रिप पे जितना मोमेंट आएगा वो 80%, मतलब 0.8 टाइम ऑफ 117.4 की फीट आ जाती है। वो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट ऑन कॉलम स्ट्रिप आएगा वो 93.92 की फीट आएगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, पॉजिटिव मोमेंट है। रिमेनिंग
20% वो मिडिल स्ट्रिप पे आएगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू में लिखूँगा वो 23.5 की फीट वो मिडिल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर एसीआई के मुताबिक कि 85% of this moment will distribute on beams, तो 0.85 times of 93.92 will carried by beam, so इसकी वैल्यू हमारे पास 79.8 मिल जाती है। जबकि रिमेनिंग 15% कॉलम स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 15% ऑफ 93.92 ये हमारे पास 14.1 की फीट मिल जाती है। तो यह हम लोगों ने एक्सटीरियर पॉजिटिव और इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप। अभी हम लोगों ने लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट ऑफ एक्सटीरियर फ्रेम हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट है, एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट के लिए हमारे पास ये टेबल यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा L2 डिवाइडेड बाई L1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। फिर हम लोगों ने इसमें एक एडिशनल चीज़ फैक्टर कैलकुलेट करनी है, बीटा टी। तो लास्ट लेक्चर में बीटा टी का पूरा कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह मैंने बताई है, उसकी वैल्यू 1.27 आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.83 है, x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 0.83। तो मेरे पास यहाँ पे दरमियान में कोई वैल्यू मिलेगी। मल्टीपल इंटरपोलेशन के बाद लास्ट लेक्चर में मैंने वो भी कुछ उसके निकाल दिए कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए मल्टीपल इंटरपोलेशन का। तो हमारे पास यहाँ पे बीटा अगर 1.27 हो, बीटा कैलकुलेट की लास्ट लेक्चर में, बीटा अगर 1.27 हो, x 0.83 हो, तब हमारे पास मल्टीपल इंटरपोलेशन करने के बाद y की वैल्यू 90% आ जाती है। मतलब कि एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट का 90% डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम स्ट्रिप पे। सो कॉलम स्ट्रिप पे मोमेंट जो आएगा वो 0.90% ऑफ -32.96 ऑन कॉलम स्ट्रिप। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाती है -29.7 की फीट कॉलम स्ट्रिप पे मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। मिडल स्ट्रिप पे 10% यानी 0.1 टाइम ऑफ -32.96। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मिल जाती है -3.296 की फीट मिडल स्ट्रिप पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इसी तरह कॉलम बीम पे कितना मोमेंट आएगा, बीम पे जो मोमेंट आएगा वो 85% मतलब 0.85% ऑफ -29.7 ये बीम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इसकी वैल्यू -25.25 मिल जाती है। जबकि कॉलम स्ट्रिप पे इसकी वैल्यू यानी 0.15 टाइम ऑफ दिस मोमेंट 0.29। तो ये फिर हमारे पास जो असल कॉलम स्ट्रिप पे मोमेंट की वैल्यू वो -4.46 की फीट मिल जाती है। तो अभी ये जो सारी कैलकुलेशन की ये मैंने इंटीरियर फ्रेम का लास्ट लेक्चर तक किया। इस लेक्चर में मैंने एक्सटीरियर फ्रेम की मोमेंट कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में की। अभी मैं एक फिगर की मदद से इन सारे लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर का खुलासा देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर जितने भी पार्ट्स है उन सब का खुलासा ये है एनालिसिस का फॉर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह जितना भी किया ये हम लोगों ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए भी करना है। तो मैं सिर्फ ईस्ट वेस्ट का सिखा रहा हूँ, नॉर्थ साउथ आपने खुद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने ये पार्ट किया कि एक्सटीरियर फ्रेम में कॉलम पे कितना मोमेंट आएगा और कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप पे कितना मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4.46, 14.1 और 17.1 ये हम लोगों ने आज कैलकुलेट किए अभी इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे ये कॉलम स्ट्रिप है और दूसरी जो है ये मिडल स्ट्रिप है। तो मिडल स्ट्रिप के मोमेंट्स भी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए थे। तो ये इसको एक्सटीरियर फ्रेम कहा जाता है। ये 20 डायरेक्शन है और ये 24 डायरेक्शन है। तो ये मोमेंट हम लोगों ने इसी तरह शो करनी है कि ये मिडल स्ट्रिप एक्सटीरियर नेगेटिव यानी एक्सटीरियर नेगेटिव, फिर
एक्सटीरियर पॉजिटिव, फिर इंटीरियर नेगेटिव, ये कॉलम स्ट्रिप है। तो इस पे जो मोमेंट्स है वो मैंने शो किया। फिर इसी तरह एक्सटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव और इंटीरियर नेगेटिव, तो ये भी मैंने वो मिडल स्ट्रिप के जो मोमेंट्स है वो शो करने हैं, तो ये मैंने यहाँ पे शो किया है। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो हम लोगों ने ये किया था इंटीरियर फ्रेम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मोमेंट्स है, कॉलम स्ट्रिप, इंटीरियर, एक्सटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर पॉजिटिव और एक्सटीरियर और इंटीरियर नेगेटिव, कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप पे मोमेंट्स कैलकुलेट किए। मिडल स्ट्रिप तो हम लोगों ने इसी तरह लिखा, कॉलम स्ट्रिप के मोमेंट्स इसी तरह हम लोगों ने लिखने हैं, जबकि मिडल स्ट्रिप पे जितना मोमेंट आए उसका हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है, आधा यहाँ पे शिफ्ट करना है और आधा यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है। इसी तरह ये तो मिडल स्ट्रिप के लिए सिर्फ ये कि हम लोगों ने आधा यहाँ पे लेना है और आधा दूसरी साइड, ये फॉर इंटीरियर फ्रेम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये किए थे। तो ये सब जो मोमेंट्स आए हैं उसको फिर हम लोगों ने फर्दर डिज़ाइन करना है, यहाँ तक एनालिसिस कंप्लीट हुआ फॉर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिर फर्दर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी कर सकते हैं, वो फिर आपने ख़ुद करना है। मैंने यही 5 वीडियो से एनालिसिस तक समझाई, जबकि नेक्स्ट वीडियो में इसके डिज़ाइन बताऊँ कि कितना रीइंफोर्समेंट चाहिए इस मोमेंट को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे आपने समझा कि इंटीरियर नेगेटिव, एक्सटीरियर नेगेटिव और एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्स डायरेक्शन फॉर एक्सटीरियर फ्रेम। ये आज की वीडियो में आपने सीखा। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि इंटीरियर फ्रेम में किस तरह मोमेंट कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप लॉन्गिट्यूडनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये थी आज की वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लीव अ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।